गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 6 में मेटलर्जी में धातु कर्म जो है इसमें वैसे तो पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ मैटर है, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स जो तुम्हें टॉपिक थोड़ी हार्ड लग रही थी उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओर है, मिनरल है, गैंग यानी अयस्क और खनिज क्या होते हैं, ये सब डेफिनेशन एग्जाम में आती रहती हैं। गैंग, धातु कर्म, इन सबको पढ़ लेना, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है आज, वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। तो वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो देखो उस टॉपिक को समझने के लिए हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। एंड द टॉपिक इज फ्लक्स। फ्लक्स को हम हिंदी में बोलते हैं गालक। अब ये है क्या, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, अच्छा इससे पहले एक बात समझो कि अयस्क और खनिज दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मिनरल और ओर, मुझे चाहिए सोडियम, तो नेचर में सोडियम जो होता है, प्रकृति में सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो ये दो या दो से ज़्यादा किसी भी फॉर्म में मिले, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये सोडियम देखो कंपाउंड के फॉर्म में, यौगिक के फॉर्म में मिलेगा, या तो मिल सकता है NaCl, Na2CO3 और ऐसे और भी होंगे। ठीक है, तो जो सोडियम है यानी कि मेटल, धातु, प्रकृति में, नेचर में जिस कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, धातु प्रकृति में जिन यौगिकों के रूप में मिलती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, खनिज। मिनरल, तो ये भी खनिज है NaCl, और Na2CO3 भी क्या हो गया, खनिज हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें तो सोडियम चाहिए, हमें NaCl नहीं चाहिए। तो यहाँ से तो Na क्या हो रहा है, ईजिली मिल रहा है, कम खर्चे में मिल रहा है, कम मेहनत लग रही है। और Na2CO3 से अगर हमें सोडियम चाहिए तो क्या हो रहा है, मोर एक्सपेंस, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वर्क हार्ड भी क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा। तो अगर हमें Na चाहिए, हम किससे फाइंड करेंगे, NaCl से। नाउ ये जो खनिज है, ये जो मिनरल है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ओर, अयस्क बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, खनिज है, और Na2CO3 भी क्या है, खनिज है। खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होती हैं, जो मेटल जो होती है जब कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलती है, यौगिक के रूप में, तो दोनों ही क्या हो गए, मिनरल्स। लेकिन इसमें से हम सोडियम किससे फाइंड कर रहे हैं, NaCl से। तो ये क्या हो गया, अयस्क। NaCl ही क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओर। लेकिन जो Na2CO3 इससे ज़्यादा मेहनत लग रही है, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम इससे सोडियम को फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे कि दैट Na2CO3 इज नॉट द ओर, ये अयस्क नहीं है। ठीक है, हाफिली में एक क्वेश्चन भी आया था कि ऑल द खनिज, ऑल द मिनरल्स आर ओर, क्या सारे खनिज मिनरल होते हैं क्या, आंसर इज नो। ये वाला मिनरल तो क्या है, ओर है, अयस्क है, लेकिन ये वाला खनिज मिनरल ओर नहीं है। अब इतना समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जब हमें क्या चाहिए होता है, NaCl से Na चाहिए, या सपोज करें कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, Fe2O3 है, हेमीटाइट बोलते हैं, हेमीटाइट से मुझे क्या चाहिए, Fe चाहिए, मेटल। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब Fe2O3 से Fe फाइंड करते हैं तो कुछ क्या रह जाती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो अशुद्धि, या जिसको हम गैंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी गैंग बोलते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटी है, अगर ये सॉइल की है, डस्ट पार्टिकल की है, सॉइल डस्ट पार्टिकल, तो हम क्या करते हैं, सांद्रण यानी कंसंट्रेशन से रिमूव करते हैं। ठीक है, और अगर ये इम्प्योरिटी किसकी है, MgO, FeO, SiO2, इनकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, गालक। तो इसे बोलते हैं फ्लक्स। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे फ्लक्स की, तो देखो ध्यान से सुनना। अयस्क से धातु प्राप्त करते समय, अगर इंग्लिश में बोले तो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग मेटल फ्रॉम द ओर, ओर से मेटल प्राप्त करते समय, अयस्क से धातु प्राप्त करते समय कुछ क्या होती हैं, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की अशुद्धि रह जाती है। सम एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड की अशुद्धि रह जाती है या मिलती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़, ये अशुद्धि ही क्या कहलाती है, फ्लक्स यानी कि गालक। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ से तुम्हें एक बात भी समझ में आई होगी कि ये खनिज है, ये खनिज है, लेकिन अयस्क दोनों में से एक ही था। इसका मतलब ऑल द मिनरल्स, सारे खनिज जो होते हैं वो क्या नहीं होते, ओर नहीं होते, अयस्क नहीं होते।
ठीक है। लेकिन अयस्क कहाँ से आएंगे? खनिज से ही आएंगे। तो और जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। और वैसे भी कोई नहीं, हमें तो अपना टॉपिक डिस्कस करना है। तो देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ फ्लक्स की, तो डेफिनेशन क्या होने वाली है? देखो ये लिखा हमने, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड की अशुद्धि जो कहाँ प्रेजेंट होती है? अयस्क में। तो ऐसे बोल सकते हैं, अयस्क में उपस्थित अम्लीय और क्षारीय अशुद्धि को हम फ्लक्स बोल देते हैं या गालक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फ्लक्स होता है, यानी कि इम्प्योरिटी जो है वो कितने टाइप की हो गई? दो हो गई। एक तो हो गई एसिडिक इम्प्योरिटी और दूसरी कौन सी हो गई? बेसिक इम्प्योरिटी। अब हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम किसको मिलाएंगे? फ्लक्स को। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर, टू रिमूव दिस, इनको हटाने के लिए जिसे हम मिलाते हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है। देखो एक बात सुनना कि जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा, कौन सा? SiO2, SiO2। एक और लिखा P4O10। फिर मैंने लिखा यहाँ पर MnO, MgO, CEO, FeO एंड सो ऑन। तो ये वाले तो क्या सारे क्या होते हैं? क्षारीय यानी कि बेसिक ऑक्साइड। और ये दोनों क्या हैं? एसिडिक यानी अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। अब एक बात सुनो, ये अम्लीय क्यों है? एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल एसिडिक होते हैं। और ये क्या है? बेसिक है, क्षारीय, क्योंकि ये मेटल है, धात्विक ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं SiO2, P4O2, P4O10, ये नॉन मेटल है, अधातु है। और वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है। अब देखो एक बात सुनना, अगर सपोज करो कि हम किसी Fe2O3 है, इस Fe2O3 से क्या फाइंड कर रहे हैं? Fe फाइंड कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें पता लगा कि इसमें SiO2 की इम्प्योरिटी है, SiO2। तो तुम देखो SiO2 ये रहा, और ये कौन सी इम्प्योरिटी है? एसिडिक। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि ये जो SiO2 है ये कौन सी इम्प्योरिटी हो गई? SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटी, अशुद्धि। और कौन सी है? अम्लीय यानी एसिडिक। हमें इसको रिमूव करना है। अब देखो ये एसिडिक है ना, तो हम किसको मिलाएंगे? बेसिक को। और जिसको हम मिला रहे हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने CaO ऐड किया, ये कुछ नहीं, CaO ऐड किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स यानी कि गालक। और कौन सी नेचर का होगा? क्षारीय। तो हमें याद क्या रखना है? एसिडिक इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स मिलाएंगे। और क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट? एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया, सॉल्ट बनता है, अम्ल क्षार। और ये क्या बन गया? सॉल्ट यानी लवण बनेगा। इसका नाम कैल्शियम सिलिकेट। ये तो होती है इम्प्योरिटी। ये हो गया फ्लक्स जिसको हमने मिलाया है इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, और इसे हम बोलते हैं स्लैग यानी धातु मल। अब क्वेश्चन कैसे आता है? अच्छा एक एग्जांपल और देखो, सपोज करो कि इस बार मैं ये कह रही हूँ कि MgO या MnO। MnO क्या है? इम्प्योरिटी है। तो अब तुम कहोगे MnO इम्प्योरिटी तो है, लेकिन तुम खुद ही बताओ ये कौन सी इम्प्योरिटी हो गई? MnO बेसिक इम्प्योरिटी है, यानी कि क्षारीय अशुद्धि। और अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम क्या मिलाएंगे? फ्लक्स, गालक मिलाएंगे इसको रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। तो कौन सा मिलाओगे? अगर बेसिक इम्प्योरिटी है, क्षारीय अशुद्धि है, तो हम एसिडिक मिलाएंगे। और एसिडिक हमने क्या लिया? SiO2। और ये क्या हो गया यहाँ पे? गालक यानी कि फ्लक्स। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर? MnSiO3 मैग्नीज सिलिकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? धातु मल। और है क्या ये? स्लैग यानी कि सॉल्ट। तो तुम्हें याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है कि अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स मिलाएंगे, बेसिक इम्प्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक फ्लक्स। अच्छा एक बात और, एक बात ये इम्पोर्टेंट कि यहाँ देखो SiO2 ही क्या है? इम्प्योरिटी है। और SiO2 ही क्या है? फ्लक्स है यानी गालक है। तो SiO2 दोनों का काम कर सकती है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ भी आ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ भी आ सकता है। बस याद ये रखना, अगर ये इम्प्योरिटी है तो दूसरा फ्लक्स हो जाएगा, और अगर दूसरी वाली इम्प्योरिटी है तो ये फ्लक्स यानी गालक हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि दो अम्लीय गालक एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल बताओ। इन दोनों को याद रख लो,
ये पूरी प्रोसेसिंग याद रखो या नहीं रखो, लेकिन ये याद रखना कि ये दोनों एसिडिक फ्लक्स है। सिमिलरली बेसिक गालक, क्षारीय गालक या बेसिक फ्लक्स, तो इन दोनों को याद रखना, ठीक है। और फिर भी इजी कर देती हूँ, जैसे वो है ना पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक बेटा मांगे कार, तो कार भी आ गया, एम भी आ गया, एम जी एम एन, ये सारे क्या है, क्षारीय यानी कि बेसिक ऑफ फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें एफ ई चाहिए, तो इस एफ ई की बात करते हैं। अब अगर हमें एफ ई चाहिए तो क्या करना होगा, देखो अगर मुझे एफ ई चाहिए तो सबसे पहले तो मैं क्या लेकर आऊँगी, अयस्क लेके आएंगे, यानी कि हम ओर लेकर आएंगे। अब कौन सा ओर लेकर आए फॉर एफ ई आयरन के लिए मैं लेके आऊँगी कौन सा, Fe2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। और इससे हमें क्या चाहिए, Fe। अब देखो Fe2O3 से Fe को फाइंड करने के लिए प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें कहाँ पे करना पड़ेगा प्रोसेस, इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको वात्या भट्टी। तो उस वात्या भट्टी में हमें क्या मिलने वाला है, Fe मिलने वाला है। अब देखो डायरेक्ट हम इसको हेमेटाइट को वात्या भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डालते। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप वन में क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, यानी कि इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्रशिंग भी बोल देते हैं इसको। फिर देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा, इसमें से हम, मैंने कहा था इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, एक तो अम्लीय क्षारीय अशुद्धि और एक होती है सिलिका, ये मिट्टी, डस्ट पार्टिकल। तो हम इसका करेंगे सांद्रण, यानी कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, इम्प्योरिटी रिमूविंग, कौन सी इम्प्योरिटी, गैंग, और इस गैंग को हम क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं अधात्री, जिसमें मिट्टी और डस्ट पार्टिकल इनकी इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद जो हमें अयस्क मिला उसे हम बोलते हैं सांद्रित अयस्क, यानी कंसंट्रेटेड ओर। ये हमें मिल गया, इम्प्योरिटी रिमूव कर दी हमने डस्ट पार्टिकल वाली, इससे हम क्या करेंगे, Fe फाइंड करेंगे। तो अब कंसंट्रेटेड ओर से Fe फाइंड करने के लिए जिस फर्नेस को यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, यानी वात्या भट्टी, ठीक है। अब देखो इस ब्लास्ट फर्नेस में भी प्रोसेसिंग होती है। पहले एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये है ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, बेलनाकार होती है। इसमें ऊपर क्या है, यहाँ पर देखो कप एंड कोन अरेंजमेंट। कप एंड कोन मीन्स जिससे हम जो हेमेटाइट को डाल रहे हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाए, इस फर्नेस में जाए, ये रहा। अब ये चार्ज है, चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं धान। ये क्या होता है धान, जिसमें एक तो हेमेटाइट होगा, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, और क्या होता है CaCO3, इसको चूना पत्थर या लाइमस्टोन बोलते हैं, और कोक। इन तीनों की मिक्सिंग को हम इस ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होगा, अच्छा इसे बोलते हैं कप एंड कोन व्यवस्था या अरेंजमेंट। इसके बाद इस सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 573 और डाउनवर्ड गए तो 21 से 73 टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एक बात और कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, गिव द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, यानी वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो सिर्फ डायग्राम बनाने के मार्क्स नहीं होते, हमें यहाँ पर इसको पूरा एक्सप्लेन भी करना होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरो है वो किसको शो करेगा, ये करेगा एग्जॉस्ट गैसेस। जो गैसेस है वो बाहर जाएंगी, एग्जॉस्ट गैसेस, यानी कि निष्कासित गैस। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर ये जो है ये है एयर का एंटर करना। जो हम O2 गैस को यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं O2 गैस यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो 4 जोन्स में डिवाइड होती है और उनकी ही नेमिंग हमें एग्जाम में करनी है। तो देखो सबसे पहले तो लिखा मैंने यहाँ पर ये लिया हमने यहाँ पे 5732 773, एक सेकेंड। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन जितने भी जोन से मतलब टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है उसे हमने डिवाइड कर दिया। ये लिखा, एक तो ये वाला पार्ट है, सेकेंड 9732 1273, थर्ड 15 to 17,
एंड द फोर्थ 17 to 21। इस वाले जोन का नाम होता है, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द कॉल्ड फर्स्ट जोन। इसका नाम होता है ऐसे ही, यहाँ पे ये सेकंड जोन आएगा, ये थर्ड आएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। इस जोन की नेमिंग क्या है, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर रिएक्शंस आ जाएंगी। इसका नाम है रिडक्शन जोन, हिंदी में बोलते हैं इसको अपचयन क्षेत्र, रिडक्शन जोन। सेकंड वाले का नाम है हीट एब्जॉर्प्शन, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र, हीट एब्जॉर्प्शन, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र। थर्ड वाले का नाम है स्लैग जोन, धातुमल क्षेत्र। ठीक है, वैसे हम इसको अपने अकॉर्डिंग नाम भी दे सकते हैं कुछ। और फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे, ये है यहाँ पर कंबशन जोन, यानी कि दहन क्षेत्र, जहाँ पर जैसी रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग नाम दिया है। तुम कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ लिख देते हैं R, H, S और ये हो गया C। ये चार जोन याद रखना। R से मतलब हो गया रिडक्शन यानी अपचयन क्षेत्र, H का मतलब होता है हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, S मतलब है स्लैग जोन और थर्ड आ जाएगा यहाँ पे कंबशन। एक सेकेंड, ये सेकेंड और थर्ड, देखो सेकेंड वाला जोन तो स्लैग जोन है और जो थर्ड है उसे बोलते हैं हीट एब्जॉर्प्शन जोन। तो रिडक्शन जोन कहाँ पे है, 5 to 7, 573 to 773। स्लैग जोन जिसको हम बोलते हैं गालक क्षेत्र, वो 973 से 1273। उसके बाद 1572 तक ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र और 2173 तक ये जो जोन आएगा वो दहन क्षेत्र यानी कंबशन जोन। अब इसमें होने वाले रिएक्शंस भी हमें याद रखनी है। देखो इम्पोर्टेंट है, हम इतने सा डायग्राम बनाकर टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर लें ऐसा तो नहीं होगा, हमें कुछ तो लिखना ही होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन जोन। कंबशन जोन में क्या होगा, प्रोसेसिंग की बात करें तो हमने यहाँ पर ऊपर से चार्ज यानी कि धान को हम ऊपर से पास करते हैं। ये जो लाइट ब्लैक कलर है वो धान है, चार्ज है, जिसमें हेमेटाइट होगा, लाइमस्टोन चूना पत्थर है CaCO3 एंड कोक। जैसे ही ये धान ऊपर से नीचे आएगा तो सबसे नीचे वाले जोन में जिसको हम बोल रहे हैं कंबशन जोन, दहन क्षेत्र, वहाँ पे क्या होने वाला रिएक्शन होगी। दहन का मतलब होता है कंबशन मतलब बर्निंग, और बर्निंग के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, O2। तो सबसे पहले यहाँ पे O2 की रिएक्शन होगी। लेकिन O2 किससे रिएक्शन करेगा, तो कोक पाउडर है यहाँ पर, इस कोक से रिएक्शन होगी C+O2 और ये क्या बन जाएगा CO2। तो सबसे पहले तो ये कंबशन जोन की रिएक्शन हो गई। अब CO2 जो बनी है वो क्या होती है, गैस लाइट इन वेट, हल्की होती है, तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। कौन से जोन में पहुँच गई, वो हीट एब्जॉर्प्शन। जैसे ही वो हीट एब्जॉर्प्शन जोन में एंटर करेगी तब क्या होगा, तब यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन जोन में नेक्स्ट रिएक्शन होगी। और उस रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये जो CO2 है, ये CO2 फर्दर किससे रिएक्शन करेगी, कार्बन से। कार्बन कहाँ से आया, ये कोक ऊपर से आ ही रहा है, कोक तो ऊपर से कंटिन्यू पास हो ही रहा है। तो पहले बना CO2, फिर ये CO2 इस हीट एब्जॉर्प्शन ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र में फिर दोबारा से कार्बन से रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा CO, जिसको हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक हो गई दो जोन। इसके बाद देखो सबसे ऊपर ये कह रहा है भाई कि रिडक्शन अपचयन क्षेत्र, सबसे ऊपर वाले में 573 वाले में तो रिएक्शन होगी नहीं, मतलब हुई नहीं अभी तक। अब यहाँ रिएक्शन होनी है फर्स्ट वाले जोन में जिसको बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन क्षेत्र। यहाँ क्या होने वाला है, इस वाले क्षेत्र में रिडक्शन जोन वाले में सबसे पहले तो जिसको हमने मिलाया वो कौन, Fe2O3। ये Fe2O3 किससे रिएक्शन करेगा, CO से रिएक्शन करेगा। Fe2O3 CO से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3O4 प्लस यहाँ क्या बनेगा CO2। तो ये जो CO2 बना ये तो क्या होगी, गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी यहाँ से, ये गई CO2। लेकिन हमारे काम का Fe3O4 नहीं, हमें तो Fe चाहिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो Fe3O4 होता है फर्दर इसी जोन में, कौन से वाले जोन में, फर्स्ट वाले में, अपचयन क्षेत्र वाले में, फिर दोबारा से CO से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा यहाँ पे। अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं FeO और प्लस कौन सी गैस बनी, CO2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Fe2O3 है, अच्छा Fe2O3 एक काम और करता है,
Fe2O3 के मान लो 100 मॉलिक्यूल है, तो कुछ तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe3O4 में, और कुछ Fe2O3 बोलेंगे भाई कि मैं भी कुछ काम कर लूँ, इनका काम ईजी कर देता हूँ। तो ये जो Fe2O3 है वो CO की प्रेजेंस में FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से देखो, अपचयन क्षेत्र में रिडक्शन जोन में क्या होता है, रिडक्शन जोन में Fe2O3 जिसको हम मिला रहे हैं हेमेटाइट, जिससे हमें Fe चाहिए, वो Fe2O3 CO से रिएक्शन करके Fe3O4 बनाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब Fe2O3 पूरा एक बार में Fe3O4 में कन्वर्ट नहीं होता, Fe2O3 या तो Fe3O3 के कुछ मॉलिक्यूल जो रह गए हैं या फिर जो Fe3O4 बना है वो, यानी कि ये दोनों फिर दोबारा से CO से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, FeO बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात सुनना, अगर इस चार्ज ने रिएक्शन कर ली, यहाँ पर इस चार्ज ने रिएक्शन कर ली, यहाँ से मतलब चार्ज मतलब और ने रिएक्शन कर ली, यहाँ पे कोक ने रिएक्शन कर ली, तो फिर ये हमने लाइमस्टोन क्यों मिलाया, और अगर हमने मिलाया है लाइमस्टोन चूना पत्थर तो इसका भी कोई ना कोई काम होगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे ले, देखो ये रहा सिलेक्ट जोन। सिलेक्ट जोन में क्या होगा, ये कहेगा भाई मैं भी तो कुछ काम आऊँ किसी के, तो अब ये रिएक्शन करेगा सिलेक्ट जोन। कैसे करेगा सिलेक्ट जोन रिएक्शन, यहाँ लिखा हमने सिलेक्ट जोन के लिए CaCO3, एक सेकेंड, CaCO3, और ये जो सिलेक्ट जोन है इस वाले जोन में लाइमस्टोन चूना पत्थर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 1273 टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके क्या बनेगा, CaO और प्लस क्या बनेगा, CO2। ठीक है, कौन से वाले जोन में हुई है, ये सिलेक्ट जोन में। अब एक बात सुनो, ये हमने मिलाया क्यों है, अगर मिलाया है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, तो रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर CO2 तो गैस फॉर्म में क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और ये CO हमने मिलाया है, देखो ध्यान से क्या मिलाया है, हमने इस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पर ये CaO, चलो ये लो, हमने मिलाया है CO, और अगर हम CO को मिला रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पर गालक है, वो भी कौन सा, फ्लक्स है, क्षारीय बेसिक फ्लक्स है, और अगर ये हमने मिलाया है, बेसिक को हमने मिलाया तो 100%, जब हम हेमेटाइट से क्या फाइंड कर रहे हैं, जब हम हेमेटाइट से Fe को फाइंड कर रहे हैं तो इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, क्योंकि CaO हमने मिलाया है तो इम्प्योरिटी कौन सी होगी, ये बेसिक है तो इम्प्योरिटी कौन सी होगी, एसिडिक। तो ऐसा पता लगा कि जब Fe2O3 से Fe फाइंड करते हैं तो इसमें सिलिका की इम्प्योरिटी होती है। अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देती हूँ, एक सेकेंड। देखो ये जो CaO हमने मिलाया है इसे तो मैं क्या बोल दूँगी, गालक, ठीक है, बेसिक फ्लक्स, क्षारीय गालक, और SiO2 इसमें क्या हो गई, इम्प्योरिटी, और दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, CaSiO3, इसे बोलते हैं हम सॉल्ट यानी कि स्लैग, धातु मल। ठीक है, तो देखो अच्छा एक बात सुनो, एक बार मैं इस पूरी मैकेनिज्म को स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। हमने क्या किया, इस ब्लास्ट फर्नेस में वात्या भट्टी में सबसे पहले चार्ज मिलाया, धान मिलाया, जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, हेमेटाइट, CaCO3 और कोक। सबसे पहले रिएक्शन होगी, फोर्थ जोन में कम्बशन में हम बात कर लेते हैं, C+O2 CO2 बना, O2 हमने पास करी है, कार्बन ऊपर से आ रहा है, कोक जिसको बोल रहे हैं। फिर ये CO2 गैस लाइट इन वेट है तो ये गई थर्ड जोन में, हीट एब्जॉर्प्शन में, वहाँ पे इसने CO2 ने दोबारा कोक से रिएक्शन करी, कोक तो ऊपर से आ ही रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे फर्स्ट जोन में जाकर, यानी कि अपचयन क्षेत्र रिडक्शन जोन में जाकर किससे रिएक्शन करेगा, हेमेटाइट से, Fe2O3 से। Fe2O3 या तो किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाए, और अगर ये Fe3O4 में कन्वर्ट हो भी गया तो कुछ तो Fe2O3 और कुछ Fe3O4 दोबारा CO से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, FeO बनाएंगे। और हमें चाहिए क्या, हमें तो Fe चाहिए, लेकिन अभी FeO मिला है। ठीक है, इस FeO को जो हमें रिडक्शन जोन में मिलता है उसे बोलते हैं स्पंजी आयरन। नेक्स्ट सुनो, इसके बाद क्या हुआ, ये सेकेंड जोन किस काम आया, यहाँ पर CaCO3 लाइमस्टोन चूना पत्थर काम में आएगा। क्यों मिलाया हमने ये, पहली बात तो ये 1273 पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये 3 है, 1273 केल्विन टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगा, CaO प्लस क्या बनाएगा, CO2। और उसके बाद ये मिलाया क्यों हमने CaO, क्योंकि CaO क्षारीय गालक है, बेसिक फ्लक्स है, और अगर हमने बेसिक फ्लक्स मिलाया है तो इसमें कौन सी इम्प्योरिटी है, एसिडिक इम्प्योरिटी, तो ये बन जाएगा स्लैग, सॉल्ट, धातु मल। ठीक है, अभी हमारा काम तो हुआ ही नहीं, कौन सा काम, कि हमें तो Fe चाहिए था, और हमें मिला क्या है, हमें मिला है FeO, हमें FeO मिला है, तो फिर हमें कुछ करना होगा जिससे हमें क्या मिल जाए, Fe मिल जाए। क्या करेंगे, देखो सबसे ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, स्पंजी आयरन बन गया, सबसे लास्ट वाले में कम्बशन जोन में फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा कौन, FeO,
और ये जो FeO है, जब इसकी रिएक्शन होगी किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ये क्या बना देता है, एक तो बनाता है Fe और प्लस क्या बनेगा, CO2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात सुनना, ये जो हम यहाँ पर Fe बना है, Fe कैसा होता है, हैवी होता है वेट में, तो ये तो मिलेगा यहाँ पर हमें Fe, और Fe को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ये वाला बीच वाला कॉलम क्या है, बीच वाला कॉलम यहाँ से जाने वाला है कौन, ऐसे बोल सकते हो स्लैग, ये रहा धातुमल, ये भी तो इम्प्योरिटी थी, इसको भी तो हमें यहाँ से रिमूव करना है। अच्छा एक बात और, ये हमने एसिड बेस रिएक्शन जो सॉल्ट बनाया, इम्प्योरिटी को हटाया, जिसे धातुमल या स्लैग बोल रहे हो, वो लाइट इन वेट होती है, और लाइट इन वेट होगी तो कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, तो Fe तो रहता है नीचे क्योंकि हैवी होता है, और ये जो स्लैग है वो कहाँ रहता है, ऊपर, लाइट इन वेट। तो इससे हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे किसको, यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया स्लैग को जो इम्प्योरिटी है, और Fe हमें यहाँ मिल जाएगा। हो गई प्रोसेसिंग। ये जो Fe हमें मिला है, ये कहाँ से मिला है, ब्लास्ट फर्नेस से मिला है, और इस ब्लास्ट फर्नेस से मिलने वाली Fe को हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हम पिग आयरन, पिग आयरन। अब इसे पिग आयरन नाम क्यों दिया है, पिग आयरन नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें अभी भी इम्प्योरिटी होती है, और कौन सी इम्प्योरिटी, तो हम बोलेंगे इस पिग आयरन में जो इम्प्योरिटी है, इसे हिंदी में भी पिग आयरन ही बोलते हैं, पिग आयरन, इसमें 4% कार्बन की इम्प्योरिटी प्लस सम अदर इम्प्योरिटी, वो होती है किसकी, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन। ठीक है, अब पिग आयरन के बाद क्या होता है, हमें इसको इम्प्योरिटी को कम करना है, तो हम पिग आयरन को कहाँ डाल देते हैं, एक बर्नर में, इस बर्नर में क्या होता है, सैंड होती है। ठीक है, और इस सैंड में हम किसको डाल देते हैं, इस पिग आयरन को डाल देते हैं। इससे क्या होगा, देखो जैसे ही हमने इस पिग आयरन को यहाँ पे डाल दिया, तो ये सैंड क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से जो कार्बन की इम्प्योरिटी है वो C+O2 CO2 के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इसका मतलब अब कुछ इम्प्योरिटी कम हो गई, 4% कार्बन से कितनी परसेंट इम्प्योरिटी रह गई, 13%। इस आयरन का नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन, जहाँ पे आयरन तो है ही है लेकिन इम्प्योरिटी कितनी है कार्बन की, 3%। ठीक है, तो पहला हमें मिला पिग आयरन, दूसरा कौन सा मिला, कास्ट आयरन। अभी भी 3% कार्बन की इम्प्योरिटी है, हमें इसको और प्योरीफाई करना है, और प्योरीफाई करने के लिए नेक्स्ट कौन सा आएगा, थर्ड, इसको हम बोलते हैं रॉट आयरन। इसमें फिर दोबारा से इसकी क्या करेंगे, हीटिंग करने के बाद इसे कूल करते हैं, जिससे कार्बन की इम्प्योरिटी CO2 के फॉर्म में और रिलीज हो जाएंगी, और कम इम्प्योरिटी हो जाएंगी। और इसके बाद क्या होगा, ये हमें जो आयरन मिलता है वो इन सबसे प्योरेस्ट आयरन होता है, जिसमें कार्बन की इम्प्योरिटी लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, अच्छा कितनी हो गई कार्बन की इम्प्योरिटी, तो यहाँ रह जाती है 0.2 to 0.5%। तो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिला, वात्या भट्टी से मिला, 4%, जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कास्ट आयरन, जिसको हमने सैंड बाग पर, यानी कि बजरी के बने हुए जो कंटेनर्स होते हैं उसमें, रेत के बने हुए सांचों में उड़ेल देते हैं, जिससे वो क्या होती है, सैंड हीट एब्जॉर्ब करती है, कार्बन की इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योरिटी CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, कास्ट आयरन, और मिल गया हमें 3% कार्बन की इम्प्योरिटी होती है, और लास्ट में मिलेगा रॉट आयरन, जिसमें और भी कम इम्प्योरिटी हो जाती है, 0.2 to 0.5%। ठीक है गाइज, अच्छा एक बात ये हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक बात और देखो कि मेटलर्जी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर है, तो पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करना इजी नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से जो तुम्हारे डाउट थे उसमें एक ही टॉपिक ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ तुम्हारा कोई अदर डाउट होता है इस चैप्टर को लेकर, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। इस चैप्टर में जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, या तो शॉर्ट नोट आने वाला है कि पिग आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है, रॉट आयरन क्या है, इनमें से। अच्छा इनके एक एक यूज और सुन लो। जैसे ये जो होता है रॉट आयरन, सबसे पहले पिग आयरन तो इम्प्योर होता है, उसको 4% कार्बन है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। जो कास्ट आयरन होता है उसका यूज़ कहाँ होता है, रेलवे स्लीपर में। कास्ट आयरन का यूज़, कम से कम एक यूज़ तो याद ही रखना,
तो कास्ट आयरन का यूज होता है रेलवे स्लीपर में। ऐसे ही रॉट आयरन की बात करते हैं। रॉट आयरन का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वायर्स के फॉर्मेशन में, जो बोल्ट बनते हैं उसके फॉर्मेशन में, चेन्स के फॉर्मेशन में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि वात्या भट्टी का लेवल डायग्राम। तो ट्राई करना कि तुम इसको डायग्राम को बनाने के बाद इन चार जोन को एग्जाम में बोल सकते हो। तो ऐसे याद रखना, RSHC, RSHC, और इसके बाद ये रिएक्शंस, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये करनी है। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल।